चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे मैसेज कर दें। इस पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में कि किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसको जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए, और किसको जो है जो दोनों है वो साथ लेकर चल सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो है, जिस तरह फॉरेक्स हो गई, फॉरेक्स जो ऑनलाइन जो उसका तरीक़ाकार है वो तो सही नहीं है। ठीक है। अगर वैसे ऑफलाइन अगर फॉरेक्स में कोई डॉलर या कोई चीज़ परचेज करके रखता है तो वो एक अलग मामला है। ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन उसका तरीक़ाकार है वो जायज़ नहीं है। फॉरेक्स हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, और जो है क्रिप्टो मार्केट हो गई। ठीक है। ये सारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं। ख़ास तौर पे क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक है। एक तो ये 24/7 चल रही होती है। ठीक है, कभी ऑफ नहीं होती एक मिनट के लिए भी। सुबह 5 बजे से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगले दिन सुबह 5 बजे तक ये ऑन रहती है। दूसरा ये है कि इसमें किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट किनको करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास टाइम कम हो। लेट्स से अगर कोई बिजनेस कर रहा है अपना ऑलरेडी, किसी का ग्रोसरी स्टोर है या कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, या उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और समझता है कि मैं जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो उस बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई ऑलरेडी उसका बिजनेस चल रहा है या वो जॉब कर रहा है और वो ट्रेडिंग को टाइम बिल्कुल नहीं दे सकता, ठीक है, तो उस बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट किसको करनी चाहिए? जिसके पास जो है, जिस तरह हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट्स पे जाके। तो अब जिसके पास जो है टेक्निकल एनालिसिस की सलाहियत भी ना हो, ठीक है, और उसको किसी माहिर से, यानी कि एक्सपीरियंस बंदे से, जो स्पॉट का एक्सपीरियंस बंदा हो और हलाल कॉइन्स में सिग्नल्स देता हो, ठीक है, उस उसके पास वो भी ना हो। ना उसके पास टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हो बंदा, और ना उसके पास कोई ऐसा बंदा हो जो उसको अच्छे स्पॉट में सिग्नल दे हलाल कॉइन्स में, जो कि बड़ा मुश्किल है कोई ऐसे सिग्नल ग्रुप मिलना जहाँ पे आपको स्पॉट में हलाल कॉइन्स में सिग्नल्स मिलते हों। मोस्टली जो है फ्यूचर और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट उस बंदे को करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लंबे अरसे के लिए उसके जहन में कोई प्लानिंग हो। लेट से आप में से कई लोगों की शादियां हुई होंगी, तो आप लोगों में से अपने बच्चों के लिए आप लोगों ने सोचा होगा कि 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी बच्चे की शादी है, या मैंने इसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, या कोई घर के एक्सपेंसेस हैं, या प्लॉट खरीदना है, कुछ भी करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म आपका जो है वो है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो में। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट वाले जो कॉइन्स है उनको सिलेक्ट करना चाहिए और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लंबे अरसे का कोई मंसूबा है, आपने सोचा हुआ है नेक्स्ट 2 3 4 ईयर्स में आपने ये काम करना है, तो उस बंदे को भी इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपके जो नर्व्स हैं, हर इंसान जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये याद रखें। ठीक है। ट्रेडिंग जो है इट्स ऑल नर्व्स गेम। ठीक है, इसमें ये सारी की सारी असाब की जो है जंग होती है।
इसमें जब कॉइन ऊपर जा रहा होता है या नीचे उसकी मूवमेंट हो रही होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी उसी तरीके से ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक है। तो अगर किसी इंसान के नर्व्स जो है, असाब कमज़ोर हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करेगा तो वो गलतियां करेगा। थोड़ा सा कॉइन नीचे डंप हुआ या क्रैश हुआ, उसने लॉस में बेच देना है। ठीक है। तो वो उसके जो नर्व्स हैं या साब उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग को। तो ऐसे बंदे को भी, हर बंदे को अपना पता होता है कि उसके पास टाइम है या नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म कोई मंसूबा है, उसने उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, और उसके नर्व्स या असाब इतने कमज़ोर हैं कि वो चीज़ें डेली नहीं दे सकता, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन सब लोगों को इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए। ठीक है, उनको ट्रेडिंग की तरफ नहीं आना चाहिए, इररिस्पेक्ट ऑफ द एज। ठीक है, और जेंडर, चाहे आपकी कोई भी एज है, या मेल है या फीमेल है, अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ना। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका है तो उसमें से आप कुछ पैसे निकाल के और अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद क्या हैं, ख़तरात क्या हैं, इसमें ज़रूरियात क्या हैं। इन्वेस्टमेंट में जो है वो टेम्परेरी तौर पे, वक्ती तौर पे जो है आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बस मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब जो है वो 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 6 महीने तो नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छे कॉइन में मैंने इन्वेस्टमेंट की है और अब मैं आराम से बैठ के वेट कर सकता हूँ, चाहे मार्केट डंप हो रही है या पंप हो रही है, मुझे 1.5 2 साल तक मार्केट से कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये इसके बहुत बड़ा फायदा है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। किसी भी चीज़ में आपने फाइनेंशियल मार्केट से नॉन फाइनेंशियल मार्केट्स में आप देख लें, जिस तरह लैंड्स होती हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस है या कुछ और ऐसा बिजनेस है, नॉन फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उसमें भी आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टेंशन फ्री होते हैं। आपने अगर एक ज़मीन खरीद ली है या घर परचेज कर लिया है और उसको आपने रेंट पे दे दिया, वो आपकी पैसिव इनकम है, आपको पता है कि बस ठीक है, लैंड परचेज कर ली, आपको पता है 3 साल 4 साल बाद लैंड की प्राइस हमेशा हमेशा अप ही हो जाती है, तो मैं इसको बेच दूंगा। तो इसका फायदा तो ये है। ठीक है। इसका दूसरा जो है वो फायदा ये है कि इसमें हाई रिवॉर्ड होता है और मीडियम रिस्क होता है। ठीक है। हाई रिवॉर्ड क्यों होता है, ये ट्रेडिंग में भी, क्रिप्टो में भी, ठीक है, और भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सिर्फ फॉरेक्स हो गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा जितनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, उसमें आपका रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। तो इसमें रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होता है, और रिस्क जो होता है वो भी मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता। ठीक है। तो इसमें रिस्क भी जो है वो मीडियम लेवल का होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है। ठीक है। तो इन द लॉन्ग टर्म अब देखें, फॉर एग्जांपल डॉलर इस वक्त 270 का है, समथिंग 275 का है पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन आप देख लें, आज से 1 साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इतने का नहीं था, 140 पे था, 130 पे था। ठीक है। 3 4 साल भाई पहले 100 पे था। ठीक है, 80 पे था। तो अब देखें 275 पर आ गए। प्राइसेस देख लें मार्केट में, लैंड की और दूसरी जगहों की देख लें, आज से 3 साल पहले क्या थी, अब क्या है। ठीक है। तो इसमें हाई रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिला सब्र करने का, 3 4 साल आपने सब्र किया तो आपको देखें हाई रिवॉर्ड मिला। ठीक है। और रिस्क भी ज़्यादा नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा, हाँ, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, कंट्री में जंग हो जाए, ठीक है, या कुछ और बड़े मसाइल हो जाएं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, या मुल्क जो है दिवालिया हो जाए, तो फिर तो आपका वो रिस्क होता है, बहुत हाई रिस्क होता है। लेकिन ये हर वक्त तो रिस्क नहीं होता, हाई रिस्क तो नहीं इसको आप कह सकते। ठीक है। इसलिए मीडियम रिस्क होता है। ठीक है। जिस तरह कोई स्टॉक मार्केट में होता है, यानी कि कोई आपके कंट्री के प्रॉब्लम शुरू हो गए, इलेक्शंस आ रहे हैं,
और या नई गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो और दूसरा ये है कि कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मार्केट डाउन हुई, इंक्लूडिंग क्रिप्टो। ठीक है, स्टॉक मार्केट सब चीज़ें डाउन हुई। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं इस जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। वो आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी क्या पता, कल को खुदा ना खास्ता हमारी इंडिया के साथ जंग शुरू हो जाए, 6 महीने तक जंग चलती रहे, तो आप सोचें क्या हाल होगा। मतलब इकोनॉमी का क्या हाल होगा। ठीक है, तो अभी देखें पैलेस्टाइन में जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पूरी दुनिया उसकी वजह से परेशान है। ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए उनके लिए। तो इसलिए इसमें रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में जो होता है, हमेशा रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि क्रिप्टो में ल- देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ना, उसको स्टैब्लिश होने में, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है उसको सदियां चाहिए होती हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट को तो अभी 13-14 साल हुए आए हुए। तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये मार्केट है। ठीक है, तो अब भी इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इसकी गैर यकीनी सूरत हाल, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, इस तरह FTX एक्सचेंज है। ठीक है, वो क्रैश कर गई, लूना कॉइन क्रैश कर गया। ठीक है, अब जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लूना में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ये FTX के FTT कॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो दोनों तो गए। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट गई, आप कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए। तो इसीलिए आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिप्टो मार्केट की एडॉप्शन हो रही है पूरी दुनिया में, तो ये स्टेबलाइज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन ये और मार्केट से ज़्यादा इसमें रिवॉर्ड है और रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी इसमें और मार्केट्स की, फाइनेंशियल मार्केट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि फॉरेक्स की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। ठीक है, अभी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है 1.14 ट्रिलियन की है सिर्फ। ठीक है, इवन देन इसकी जो है, इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मार्केट की निस्बत। अच्छा, इसमें जो है जरूरत इस चीज की होती है थर्ड नंबर पे, कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो, उसकी सलाहियत होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में दोनों में जो है वो आने चाहिए, इसमें इसकी भी ज़रूरत होती है। फंडामेंटल एनालिसिस कॉइन के, कॉइन की सप्लाई कितनी है, उसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है जिस कॉइन में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो कैसा प्रोजेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक प्रोजेक्ट है, उसके कोरिलेशन और प्रोजेक्ट्स के साथ उसका कोरिलेशन कैसा है। कोरिलेशन जो होता है वो ऑन चेन एनालिसिस में किया जाता है। किसी भी कॉइन का, किसी भी कॉइन दूसरे कॉइन के साथ कोरिलेशन कैसा है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो उसका जो कोरिलेशन है लेट्स से XRP के साथ, वो कैसा है कि जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो XRP कितना ऊपर जाता है, और जब बिटकॉइन नीचे आता है तो XRP कॉइन कितना नीचे आता है। तो ये कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस की इसमें ज़रूरत होती है आपको, ये भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है कि आपने सब्र होना चाहिए। ठीक है, सब्र तो आप में ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टमेंट दोनों में, और वैसे भी आपकी लाइफ में भी सब्र होना चाहिए। ये तो एक इसेंशियल चीज़ है ना, इस पे तो कोई डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स में, और ख़ास तौर पे क्रिप्टो में, आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए। जितना पेशेंस आपके पास होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाएंगे, याद रखें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग मार खाते हैं जो फोमो में आ जाते हैं, फड में आ जाते हैं। फोमो का मतलब होता है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फड का मतलब होता है फियर, यू से बनता है अनसर्टेनिटी, डी से बनता है डाउट। फड क्रिएट किया जाता है दुनिया में न्यूज़ के जरिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जरिए। फोमो में आप खुद आते हैं। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
यानी कि कहीं मैं मिस ना कर दूं, ये कॉइन ऊपर जा रहा है, मुझे फौरन खरीद लेना चाहिए। ठीक है, अब उस कॉइन को लोग पंप कर रहे होते हैं। मैं और अभी इस वक्त जितने साथी हम मेरे हैं जो बात सुन रहे हैं, मेरी स्टूडेंट्स जो हैं, हम सारे मिलके 1-1 लाख डॉलर जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो लेट्स से अभी हम 24 बंदे हैं, तो 2.4 मिलियन डॉलर हो गए। 2.4 मिलियन डॉलर अब किसी छोटे कॉइन में हम इंजेक्ट करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। तो कॉइन, आपका क्या ख्याल है? मैंने बताया था ना, लो कैप मार्केट कॉइन में अगर हम 24 मिलियन डॉलर इंजेक्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं हम सारे मिलके, तो वो कॉइन तो पंप करेगा। अब जो वो पंप करेगा, कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने अलर्ट लगाए होते हैं अपने, कि भाई कॉइन जब पंप कर रहा हो और तो उस वक्त हमें अलर्ट देना, ताकि हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अलर्ट्स पूरी दुनिया में लोगों ने लगाए होते हैं। जब वो कॉइन पंप करता है, अब जिन्होंने हम सारों ने तो मिलके उसको खरीदा, लेट से 0.5 सेंट पे। ठीक है, लेकिन जब जो और लोग थे, दूसरे लोग थे जो फोमो में आ गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कहीं हम ये कॉइन मिस ना कर दें, फिर फॉर इन्वेस्टमेंट करो, ये तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसको परचेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम सारों ने मिलके परचेज किया था 0.5 सेंट्स पे उस कॉइन को। XRP को ले लें। ठीक है, XRP को हमने 0.5 सेंट पे परचेज किया था। अब जब सारों ने अलर्ट लगाए हुए थे और उन्होंने कहा हमें ये मिस ना कर दें इस कॉइन को, ये तो बहुत पंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम सारे परचेज, पूरी दुनिया में लोग खरीदना शुरू कर देंगे उसको। अब जब उसको खरीदना शुरू करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम जो सारे लोग हैं, हमने 2.4 मिलियन डॉलर उसमें इन्वेस्ट किए थे, तो हमारे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि और लोगों ने उसको पंप देखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और हमने वहां पे सारा का सारा 2.4 मिलियन बेच दिया। ठीक है, आप सोए हुए थे, आपको कुछ पता ही नहीं चला, और रातों रात जो है वो डंप हो गया। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप गए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है पेशेंस आपको चाहिए होता है लाजमी। कॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस भी देखने होते हैं और उसमें पेशेंस जरूर चाहिए होता है आपको, उसमें फोमो में और फर्ड में नहीं आना आपने। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, फर्ड जो भी चल रहा है, आपकी ड्यू डिलिजेंस है अबाउट द कॉइन, आपने कॉइन की जो है फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस किए हुए हैं, आपको पता है स्ट्रॉन्ग कॉइन है, आपने सेफ्टी ऑर्डर लगाए हुए हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपने ये सारी रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, तो आपको बिल्कुल फोमो में और फर्ड में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके लिए जो है ना, कोल्ड वॉलेट जो है वो भी चाहिए होता है आपको। ठीक है, कोल्ड वॉलेट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोल्ड वॉलेट होता है जिस तरह यूएसबी होती है, इस तरह से वॉलेट होते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं मार्केट में, अमेजोन से मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन मिल जाते हैं। उस कोल्ड वॉलेट में आप अपने जो है वो, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, उस सारे कॉइन्स को आप कोल्ड वॉलेट में डाल के और वो रख देते हैं अपने पास संभाल के, कोल्ड वॉलेट को। उसका कनेक्शन नहीं होता इंटरनेट के साथ, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, बस वो कॉइन आपके कोल्ड वॉलेट में आ गए, यूएसबी में आ गए, लेट्स से यूएसबी है वो, उसमें आ गए, अब वो यूएसबी आपके पास पड़ी हुई है, 2-3 साल के लिए वो आपने रख दी। ठीक है, अब जैसे ही वो कॉइन ऊपर गया और आपको 2x 3x 4x प्रॉफिट हुआ, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, आपने वो गोल्ड वॉलेट उठाया, उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, और उस उन कॉइन्स को आप लेके गए एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस या OKX, जो भी एक्सचेंज है, उस पे आपने वो अपने सारे के सारे कॉइन्स सेल कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कोल्ड वॉलेट होना ज़रूरी है। इसको आप बाइनेंस के वॉलेट्स पे नहीं रख सकते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि अगर आप बाइनेंस के वॉलेट में रखेंगे तो बाइनेंस अगर क्रैश कर गई तो फिर क्या होगा, आप गए। एक्सटर्नल वॉलेट जो हो गए, ट्रस्ट वॉलेट, उसमें भी आप रख तो सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सचेंज के बाइनेंस के वॉलेट्स के, वो बहुत बेहतर और सेफ है, लेकिन हैक तो हो सकता है ना वो। ठीक है, हैकिंग के चांसेस तो हैं फिर भी। ठीक है, इतने आसान नहीं है हैकिंग के चांसेस, लेकिन हैं तो सही। किसी भी आपने
गैर ज़रूरी ईमेल को या किसी मैसेज को क्लिक कर दिया या कुछ कर दिया, और आपके वहां से वो हैक हो गया। ठीक है। तो इसलिए जब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे होते हैं तो उसको आपको कोल्ड वॉलेट में रखना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग की अमाउंट भी आप जो है ट्रस्ट वॉलेट में भी ज़्यादा ना रखें, वो आप अपने कोल्ड वॉलेट में ही रखें। ठीक है। देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना पैसों के साथ। आप जहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये सोचा हुआ है वो सोचा हुआ है, और जी रातों रात अमीर बनने का सोचा हुआ है आपने, $4,000 $2,000 लगा रहे हैं, तो $100 का एक कोल्ड वॉलेट नहीं ले सकते आप लोग? सेफ्टी जरूरी है ना। ठीक है। तो जब सेफ्टी जरूरी है, जब इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ट्रेडिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो आप सिर्फ $100 का या $80 का या $120 का या $150 का अच्छा वॉलेट आएगा, कोल्ड वॉलेट, वो नहीं ले सकते आप? वो लेके रखें। ठीक है। तो जब आपने इसमें अपना एक करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपको कोल्ड वॉलेट लेना चाहिए। तो ये हो गए इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं ट्रेडिंग वालों की तरफ, जिनको ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग उन लोगों को करना चाहिए जिसको जिनको मंथली पैसे चाहिए, एक्सपेंसेस अपने बेयर करने, बर्दाश्त करने, खर्चे उठाने घर के। ठीक है। तो बीवी के नखरे उठाने, तो घर के बिल्स उठाने, बच्चों की फीस वगैरह देनी है, सारी चीज़ें। ठीक है। अब महीने के खर्चे से क्या मुराद है जी? मंथली आपको एक्सपेंसेस, देखें इसको आप मंथली पे ना लेके जाएं। ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ डे या मंथली पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। इसको एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेट्स से 2 3 3 मंथ्स, 4 मंथ, 3 मंथ्स एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है। 3 मंथ्स में आप इसको देते हैं कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर इससे इतना प्रॉफिट लेना है, और वो जो प्रॉफिट आपका आएगा वो इतना होगा कि अगर आप उसको हर मंथ पे डिवाइड कर लें तो वो आपका मंथली खर्चा हो जाता है पूरा। ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो है कहा जाता है, मैं बार बार बताता हूँ आपको, अभी दोबारा बता रहा हूँ, इसको गौर से सुन लें। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो अपना नुकसान करेंगे। ठीक है। वो ये है कि कभी भी आपने अपने घर से जिनका आपका एक्सपेंस चलता हो वो पैसे नहीं लगाने ट्रेडिंग में। हमेशा एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं, बेशक वो $1,000 क्यों ना हो या $500 क्यों ना हो। अगर जो पैसे जिनसे आपके घर का एक्सपेंस चल रहा है, आपने लालच में आके वो ट्रेडिंग में लगा दिए, तो आपके वो पैसे भी जाएंगे। या किसी का जेवर बेच के लगा दिया, या गाड़ी बेच के लगा दी, या प्लॉट बेच के लगा दिया। मेरे पास ऐसी सी कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं, जिन लोगों ने 30 40 40 हजार डॉलर ज़ाया हुए हैं, उनके लॉस हुआ है, और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने लोगों से कर्ज लिया हुआ था। ठीक है। और लोगों ने ज़मीनें बेची। बहुत लोगों के मेरे पास ऐसे हैं, और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते थे और उन्हें लॉस हो गया, सिग्नल लेते थे फ्यूचर ट्रेडिंग का, और उसमें कई दफ़ा उन्हें प्रॉफिट हुआ तो वो लालच में आ गए, उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और उन्हें ज़्यादा लॉस हो गया, सब कुछ किया। तो ऐसा ही होता है। फ्यूचर इसलिए तो कहते हैं जुआ है, गैम्बलिंग है। तो महीने के खर्चे का मतलब ये होता है कि आपने इसको महीना नहीं रखना, इसको 2 महीने भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी प्रॉफिट हो सकता है, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी। हाँ, 3 महीने बाद अगर आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, इस कॉइन में 3 महीने हो गए, इसका मसला क्या है। मार्केट के ओवरऑल डंप चल रही है, डाउन चल रही है, बीटीसी की डोमिनेंस इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से मार्केट डाउन है, और सबका ये हाल है, तो ठीक है, मेरा भी ये हाल है, कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। लेकिन अगर 3 महीने बाद बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है, खुदा ना खास्ता, तो फिर तो जाहिर है आपको लॉस में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, उस वक्त जितनी भी उसकी प्राइस बनती है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए 3 महीने बाद, तो आप उसका थोड़ा और वेट कर लें। नॉर्मली 3 महीने का एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उसमें आपको कॉइन्स जो हैं वो प्रॉफिट दे जाते हैं। ठीक है। तो इसको फिर आपको उसको 3 महीने के टाइम पीरियड को, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में ही
होगा, हो सकता है आज आपने कॉइन खरीदा, एक हफ्ते बाद ही वो आपको प्रॉफिट दे जाए। ठीक है। लेकिन इसको आपने अपने जहनी तौर पे मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इसको मैंने कोई महीने के हिसाब से नहीं चलाना, कि आज मैंने कॉइन खरीदे तो बस मैं ये महीने बाद जो है वो इतना पैसे हो मिलेंगे ही मिलेंगे इस कॉइन से। ऐसा नहीं होता जी। हो सकता है 2 दिन बाद ही मिल जाए, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद मिले। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म की मतलब सब्र ना हो, कि वो वेट ना कर सकता हो। जिस तरह मेरे अंदर ज़्यादा जो है वो पेशेंस नहीं है। ठीक है। कि मैं लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोचूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बैठा रहूं कि जी 10 साल बाद देखेंगे क्या होता है, ये होता है वो होता है। ठीक है। तो अब जिसमें पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उससे आप जो अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अक्लमंद लोग वही होते हैं जो उसमें से कुछ पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की बातें मैंने आपको इसलिए बताई, लेट से कुछ बंदे होते हैं, हजारों लाखों बंदे ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, अब उनकी उम्र नहीं है कि वो सब ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें। ठीक है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। मेरे पास बहुत कॉल्स और फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें हमारी बेस पे, हमें आपके ऊपर यकीन है, हमें बिलीव है आपके ऊपर जी, आपने दाढ़ी रखी हुई है ये फलाना फलाना, तो आप हमारे बेस पे इन्वेस्टमेंट करें और ये वो। मैं कभी भी किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता। ठीक है। ना मैं सिग्नल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत रिस्की है, किसी के पैसों डूब जाए मेरी वजह से। ठीक है। तो ये मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता। तो इसीलिए जो है, जो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो अक्लमंदी तो उसमें यही, अगर वो अक्लमंद है तो वो साथ साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेट्स से बिटकॉइन में, इथेरियम में। ठीक है। थर्ड नंबर पे उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसको लॉन्ग टर्म की चीज़ों से डर लगता हो। ठीक है। एक मिसाल दे देता हूँ पाकिस्तान की। अभी अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इंटरिम गवर्नमेंट है। ठीक है। अभी कुछ नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट अगले 2 साल ऐसी चलती रहे। तो अब किसी को इससे डर लगता है, पता नहीं अगले 2 सालों में क्या होगा, पता नहीं अगले 3 सालों में वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। ठीक है। पता नहीं पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता इंडिया और पाकिस्तान की जंग ना हो जाए, कुछ और मसाइल ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा। तो उसको अगर डर लगता है लॉन्ग टर्म की चीज़ों से, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकता है जो प्रॉफिट वो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। फिर ट्रेडिंग उसको भी करनी चाहिए जिसके पास फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस तो आते हों लेकिन उसके फंडामेंटल एनालिसिस की सलाहियत ना हो। ठीक है। तो उसको भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें इसके फवायद, खतरात और ज़रियात ट्रेडिंग की क्या है। ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है जी हर सूरत हाल में नफ़ा होगा। इसमें थोड़ी सी गलती है, नफ़ा स्लैश नुकसान इसको भी शामिल कर लें। ठीक है, नुकसान भी हर हाल सूरत हाल में हो सकता है, हर सूरत हाल में नफ़ा भी होता है। उसकी वजह ये, नफ़ा इस लिहाज से ट्रेडिंग में होता है आपको कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर की हुई है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, सारी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, तो आप स्टक तो हो जाते हैं मार्केट में। अगर मार्केट क्रैश कर गई है, डंप है, या बीटीसी की डोमिनेंस इस तरह इस वक्त हाई चल रही है पिछले 2 महीनों से, सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त जो है स्टक हैं। लेकिन आप लॉस में नहीं आते अगर आप में सब्र है तो। आप 2 महीने 3 महीने सब्र करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही आएंगे, उन कॉइन्स ने ऊपर जाना ही जाना है बुल रन में। ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से इसमें कहते हैं कि इसमें नफा होता ही होता है।
अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है तो। लेकिन अगर किसी में पेशेंस ही नहीं है, उसने कहा वो ये तो मार्केट पता नहीं 2 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, ये तो कॉइन ऊपर ही नहीं जा रहा, और लगता तो यही है कि जी ये तो कॉइन ही फारेगा, ये तो इसका प्रोजेक्ट ही फारेगा, ये तो प्रोजेक्ट भाग जाएगा, आपने उसको बेच दिया, तो लॉस ही लॉस है आपका। ठीक है। और जैसे ही आपने बेचा, पता चला 1 हफ्ते बाद उसने ठीक ठाक पंप किए। एक कॉइन था, अभी मैंने उसमें दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में इन्वेस्टमेंट की थी, किसी के कहने पे। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसके कहने पे, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए। तो वो मैंने $1000 का कॉइन खरीदा, TRB। ठीक है। तो अब वो जो है, उन्होंने कहा ये 2-3 महीने में तो ऊपर पंप करेगा ही कर, क्योंकि उसका कॉइन का बिहेवियर ही ऐसे था। जिस बंदे ने मुझे ये मशवरा दिया था, तो वो भी बिल्कुल सही था, और मैंने उस कॉइन का खुद भी चेक किया था, बिल्कुल सही कह रहा था वो। ठीक है। वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। ठीक है। तो अब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी $1000 से। ठीक है। मुझे पता था कि $1000 के मेरे $2000 हो जाएंगे 2 महीने 2.5 महीने में। ठीक है, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन वो कॉइन 4 महीने तक पंप नहीं किया, 5 महीने तक। ठीक है। तो मैंने जो है उसमें से बाहर आ गया। मैं 5 महीने में वेट करता रहा, पंप नहीं किया, मैं उसमें से बाहर आ गया। छठे महीने वो इतना पंप किया कि उसमें अगर मैं वो $1000 पड़े होते मेरे, तो मुझे उस वक्त $4000 का प्रॉफिट होता। इतना ऊपर चला गया वो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से होता है। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट हो जाता है अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें। अब पेशेंस क्यों नहीं होता आप में? पेशेंस इसलिए नहीं होता कि आपने घर के पैसे उठा के लगाए होते हैं, आपको बिजली का बिल भरना है, आपको कुछ और चीज़, बच्चों की फीस भरनी है। यहाँ पर आप गलती करते हैं। जो ये गलती करता है वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है। आपने हमेशा एक्स्ट्रा पैसे जो आपके पास हों, अलहदा से वो ही ट्रेडिंग में लगाने हैं, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे 1 अरब रुपया क्यों ना हो। अगर घर के पैसों में से आपने पैसे उठा के लगाए, तो फिर टेंशन में आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, याद रखें। आपको पता है अभी मेरा घर का खर्च चल रहा है, मेरी 1 लाख की जॉब है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन वो 1 लाख की जॉब में से अगर आप 10,000 रुपये मंथली सेव कर रहे हैं, ठीक है, सब खर्चे पूरे होने के बाद, तो 10,000 रुपये आप ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। 10,000 अगर आपके ज़ाया भी हो गए 3 महीने बाद, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके घर के खर्चे वैसे ही चल रहे हैं। इसमें जो है खतरात ये होते हैं कि इसमें, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट अप एंड डाउन होती रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है आपको। इसीलिए आपके जो है इसमें ज़रूरत ये होती है आपको कि आपके जो नर्व्स हैं, असाब बहुत मजबूत होने चाहिए। ठीक है, सब्र भी हो और आपके असाब बहुत मजबूत होने चाहिए। ठीक है। तो तभी आप जो है इसमें ट्रेडिंग में आए। जाहिर है कॉइन जिस तरह मैंने बताया, कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट क्रैश कर रही है, पंप कर रही है, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी टेंशन वैसे ही हो रही है। ठीक है। और आप उस टेंशन में आके कॉइन को सेल कर देंगे, फोमो में आके या फर्ड में आके कॉइन को आप सेल कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो है लो रिवॉर्ड होता है। ठीक है। और डिफरेंट किस्म के रिस्क होते हैं, कॉइन के हिसाब से रिस्क होते हैं। लो रिवॉर्ड क्यों होता है, कम इसमें रिवॉर्ड क्यों होता है? क्योंकि जाहिर है आप शॉर्ट टर्म, 1 महीने की, 2 महीने की, या डे डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग वो कर रहे होते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के कम ही रिवॉर्ड होगा ना, लो होगा, कम होगा। लेकिन इस ट्रेडिंग में कर करके बंदा इन्वेस्टमेंट वाले से 3 साल से ज्यादा पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है, जिसने लॉन्ग टर्म 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे ज्यादा पैसे कमा लेता है। ठीक है। तो लो रिवॉर्ड, टेम्पररी तो लो रिवॉर्ड होता है। ठीक है। यानी कि अगर आज आपने एक कॉइन परचेज किया, 10 दिन बाद उसको सेल कर दिया, तो इतना ज्यादा रिवॉर्ड तो नहीं मिला आपको। लेकिन वो
रिवॉर्ड जमा होते 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 आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है और रिवॉर्ड भी बढ़ता जाता है, तो वो आप फिर बड़ी जो है इंक्रीज ले सकते हैं, और वो आप इन्वेस्टमेंट 3 सालों में आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर चुके होते हैं ट्रेडिंग से। ठीक है। तो लो रिवॉर्ड तो उसमें होता है, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टमेंट वाले से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप देख लें जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो अरबपति हैं, करोड़ोंपति हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि जाहिर है मैंने थोड़े से स्टार्ट किया, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट लेकर आए कि उस पैसे को जो प्रॉफिट आया उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, जिस तरह एक बिजनेसमैन करता है। दोबारा इन्वेस्ट किया तो उसका बढ़ती गई अमाउंट, बढ़ती गई बढ़ती गई। अब लेट्स से आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर $1,000 से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट होता है $200 या $100, उसको फिर मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई $1,100, फिर मुझे प्रॉफिट हो गया $100 या $200 का। अब मैं उसको फिर री इन्वेस्ट कर देता हूँ, अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई $1300 की इन्वेस्टमेंट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब इसमें आपको टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू दूसरा बंदा जिसके पास $50,000 है, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ट्रेडिंग करेगा, तो उसको तो $3-4 thousand प्रॉफिट होगा, $5,000-6,000 प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है आपको। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतने ज़्यादा जल्दी आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा, उतनी जल्दी ज़्यादा आप अमीर होते जाएंगे। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी कैसे? जब आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और स्टॉप लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें लगाएंगे। फंड में नहीं आएंगे, फोमो में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, आपके नर्व्स जो है स्ट्रांग होंगे। ठीक है। और इसमें जो है ज़रूरी चीज़ ये होती है ट्रेडिंग में कि आपके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टेक्निकल एनालिसिस आपको आने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, हर इंसान को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बनाया है। ठीक है। कुछ लोग ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद भी शायद टेक्निकल एनालिसिस ना कर पाए। ये ज़रूरी तो नहीं है कि उनके अंदर सलाहियत हो। किसी के अंदर सलाहियत होती है, किसी के अंदर नहीं होती। वो हो सकता है किसी को इस कोर्स पूरा करने के बाद उसका दिल ही ना करे क्रिप्टो में, वो अपनी फील्ड ही चेंज कर ले, वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए। ठीक है। वो डाटा साइंस में आ जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाए, उसकी उसको फील हो कि ये मेरे लिए था ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो इस सूरत में उसको अगर किसी और बंदे की सपोर्ट हो, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का माहिर है, जो क्रिप्टो का माहिर है, अगर उसकी सपोर्ट उसको है तो फिर तो ठीक है। ठीक है। अदरवाइज अगर उसको खुद टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते और उसको किसी की सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है ये मसला है उसके लिए ना। ठीक है। तो ये होना ज़रूरी है। इसकी ज़रूरियात में से है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हों, अगर नहीं आते, आप में सलाहियत नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास कोई माहिर बंदा आपके साथ हो जिसको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं। जैसे कि हम किसी ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे माहिर बंदे बैठे होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, हम उनके ग्रुप की फीस देते हैं मंथली, और उनसे टेक्निकल एनालिसिस वो करते हैं, उनकी बेस पर कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन ग्रुप्स का मसाइल ये है कि किसी भी ग्रुप के आप कुछ नहीं कह सकते। वो आपको कहेंगे तो सही ये कि हम हलाल काम कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में हम जो है वो आपको करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो पीछे से फ्यूचर में कर रहे होंगे। ठीक है। तो और वो किन कॉइन्स में कर रहे हैं आपको नहीं पता। ठीक है। हलाल हराम कॉइन्स का भी बड़ा मसला आ जाता है। ठीक है। ऐसे ग्रुप्स बहुत हैं, अच्छे ग्रुप्स भी हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग सिर्फ हलाल कॉइन्स में ही सिग्नल्स देते हैं और बताते हैं, लेकिन वो फिर आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हॉट वॉलेट का जो रिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है। हॉट वॉलेट क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज के वॉलेट मैंने आपको कल पढ़ाए थे,
परसों पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे फंडिंग वॉलेट, स्पॉट, फिएट एंड स्पॉट वॉलेट, ये जो है हॉट वॉलेट है एक्सचेंज का, बाइनेंस एक्सचेंज का। ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट ये हॉट वॉलेट कहलाएगा। ठीक है, कोल्ड वॉलेट नहीं है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड वॉलेट्स हैं। ठीक है। तो इसमें रिस्क होते हैं। ठीक है। बाइन इसमें क्योंकि देखें कभी भी हैक भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हैकर आके इसको हैक कर सकता है। यू नेवर नो। ठीक है। क्योंकि ऑलवेज इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपने किसी भी गलत चीज पे क्लिक कर दिया, किसी ईमेल पे, कोई ऐसी चीज पे, स्पैम पे क्लिक कर दिया, और वो हो सकता है आपकी जो है वॉलेट में से पैसे चले जाएं। ठीक है। क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है। हॉट वॉलेट वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से। इसको आप डिस्कनेक्ट कर दें तो वो एक अलग बात है। लेट्स से आपका ट्रस्ट वॉलेट है, आपने इंटरनेट ही आपका ऑफ है और आपने उसको साइन आउट कर दिए, तो कनेक्टेड नहीं है अब आपके इंटरनेट से, तो उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क होता है। ठीक है। इसीलिए कोल्ड वॉलेट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कोल्ड वॉलेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक चीज़ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाह रहे हैं, और अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि मैं आपको ये फाइनेंशियल एडवाइस तो ना समझे इसको, लेकिन मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं तो करूँगा, कर भी रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है क्रिप्टो इज द फ्यूचर। वाई? बिकॉज ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर एंड क्रिप्टो इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन इज नॉट अ करेंसी, इट्स अ टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन इज हेयर टू स्टे। ब्लॉकचेन कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है। तो इसलिए आपको इसके लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचना चाहिए। अब आते हैं जी ट्रेडिंग के एग्जाम क्या है। ठीक है। यासिर का मैसेज आया है जी। अ, यासिर साहब कह रहे हैं कि सर कोर्स बहुत लेंथी है, टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, इस तरह 1 घंटा होने वाला है, फिर क्लास एंड हो जाएगी। ये चीज़ें आप हमें खुद पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं, फिर कोर्स भी आप खुद ही कर लें। मैंने तो आप लोगों से पैसे ले लिए, आप कोर्स जो है वो खुद ही कर लें, कहीं से यूट्यूब से देख के कर लें, सब चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। किसी से समझने की क्या ज़रूरत है यासिर। तो ये थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है, मतलब इसमें क्रिप्टो करेंसी में। तो ये बातें आपके लिए तो है कि आपको लग रहा है कि जी मेरे लिए तो ये है, तो और लोग भी तो है ना, स्टूडेंट्स तो और भी हैं आपके अलावा भी हैं कि जिनको ये बताना ज़रूरी है। सिर्फ आप तो स्टूडेंट नहीं है इस पूरी उसमें, मतलब कोर्स में, तो सबके लिए ये है ना, तो सबका ख्याल रखें। तो ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग की जो एग्ज़ाम है वो सुन लें आप। डे ट्रेडिंग, जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, जिसमें आप ये जो एक दिन की ट्रेड करते हैं, ठीक है, यानी आपने सुबह कोई ट्रेड ली और रात को सोने से पहले पहले आपने, चाहे वो लॉस में है या प्रॉफिट में, अपनी ट्रेड क्लोज करके आप सोते हैं। ठीक है। तो इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ये बेसिकली जो है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो वर्ड है स्टॉक मार्केट का। क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि 24/7 मार्केट चल रही होती है, ठीक है, इसलिए डे ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट एस सच नहीं है। ठीक है। वेस्ट में रात होती है, दिन होता है, तो यहाँ पे रात होती है। ठीक है। तो अब वेस्ट में दिन है तो ऑब्वियसली वहाँ दिन शुरू हुआ है, तो वहाँ लोग दिन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे रात है। ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो रात को ट्रेडिंग करते हैं डे ट्रेडिंग में,
ठीक है। वो समझते हैं रात को ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग होती है, रात के 11-12 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक। ठीक है, क्योंकि 5 बजे तक तो नया दिन शुरू हो जाता है, नई ट्रेडिंग कैंडल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। और कुछ लोग वह सुबह उठ के 8-9 बजे ट्रेड करते हैं और रात को ट्रेड अपनी क्लोज कर देते हैं कि जी बस ठीक है, लॉस हो गया, इस लॉस को हम अगले दिन या उससे अगले दिन या बाद में कवर करेंगे। तो वो होती है डे ट्रेडिंग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसी डे पे ही आप डे ट्रेडिंग को क्लोज करें। आप दूसरे दिन भी जा सकते हैं, नेक्स्ट डे भी ट्रेड आपकी जा सकती है, उसको क्लोज ना करें आप लॉस में, उसको नेक्स्ट डे पे ले जाएं। ठीक है। बहरहाल डे ट्रेडिंग होती रिस्की है। जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट हो तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो डे ट्रेडिंग करे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, रोज़ाना के हिसाब से, और लॉस भी रोज़ाना के हिसाब से होता है। तो वही बात है, जिसके नर्व स्ट्रांग है और सारी चीज़ें स्ट्रांग है तो वो करे डे ट्रेडिंग। ये है रिस्की, इसमें लॉस भी फिर बहुत होता है, आपको लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, जो कि 1 दिन से लेके 28 दिन, 36 दिन लगा लें, 40 डेज लगा लें, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। यानी आज आपने कॉइन खरीदा, अब आपको पता है कि ये कॉइन मैंने 20-25 दिन, 30 दिन बाद इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं इसको सेल करूंगा। आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीद के रखा हुआ है। ठीक है। ये जो ट्रेडिंग है ये आपको करनी चाहिए। ठीक है। एक साथ आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 2-3 सालों के लिए मैंने आपको बताई, 3-4 सालों के लिए अगले, वो करनी चाहिए। और साथ आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। डे ट्रेडिंग आपको उस वक्त करनी चाहिए जब लेट से आपके पास 10-15 हज़ार डॉलर आ जाएं। ठीक है। उसमें से फिर आप 5 हज़ार डॉलर से सिर्फ डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। उस वक्त तक आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके होंगे कि 5 हज़ार डॉलर से आप ट्रेडिंग करके अपना डेली का खर्चा निकाल रहे होंगे। 5 हज़ार डॉलर से लेट से आप डेली के $50 निकाल लेते हैं डेली। ठीक है। तो ठीक है, बहुत है। ठीक है। महीने के $1500। तो आपके पास जब अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर आप डे ट्रेडिंग में, अदरवाइज जब अमाउंट कम है, $500 है, $1000 है, $700 है, $1500 है, तो फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करें। ठीक है। या मिड टर्म ट्रेडिंग करें। जिस तरह आपने कोई कॉइन परचेज किया, अब आपने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि मैं इसको 2-3 महीने के लिए इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, इस इन्वेस्टमेंट को। अभी 2-3 महीने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर आपको महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत है या 15-20 दिन बाद ही पैसों की ज़रूरत है, तो उसमें आप जो है वो फिर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है। फिर क्योंकि जाहिर है आपको 15 दिन बाद पैसों की ज़रूरत है, 15 दिन में अगर हो सकता है कॉइन डाउन चला जाए तो आप तो स्टक हो गए। तो आपकी ज़रूरत तो 15 दिन बाद थी पैसों की, तो फिर आप उन पैसों को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो आपने एक टाइम पीरियड अपना सोच के रखना है कि 1.5-2 महीने मेरे पास हैं, ये 3 महीने मेरे पास हैं, तो फिर मैं इन पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये अगर सोच के किया कि जी आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15 दिन बाद ही मुझे चाहिए तो 15 दिन बाद ही मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए और आप स्टक हो जाए नीचे जाके, और 15 दिन बाद आपकी इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत थी उन पैसों की, आपने वो, आपने कहा चलो मुझे $1000 नहीं आते, $700 तो आ रहे हैं ना, $700 में आपने $300 का नुकसान कर दिया आपने। और फिर ये आपकी हैबिट बन जाती है नुकसान करना। ठीक है। अब वंस आप स्टार्ट कर देना नुकसान में कॉइन्स को बेचना, तो फिर ये आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत बन जाती है आपकी। फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप हमेशा, जब भी ट्रेड ऊपर नहीं गई, थोड़ा सा टाइम गुजरा, आपने लॉस में सेल कर दिया। ठीक है। इसको आदत नहीं बनाना आपने, लॉस में आपने कॉइन्स को सेल नहीं करना। अगर ये लॉस में सेल करना शुरू कर दिया तो आपकी ये आदत बन जाएगी, ये याद रखें। ठीक है। मिड टर्म 3 से 6 महीने के लिए होती है, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है 1 से 3 साल के लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म वही हो गई इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई इनका सेट रूल नहीं है कि ये ऐसे ही होती हैं। यानी कि अब शॉर्ट टर्म में अगर आपने 1 से 28 दिन
ये कोई रूल स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ दुनिया का। ठीक है। बस ये एक ऐसी बन, बताने के लिए है। ठीक है। वरना डे ट्रेडिंग, जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मिड टर्म ट्रेडिंग में भी तब्दील हो सकती है। यानी आपने सोचा 28 दिन का हुआ था या 40 दिन का सोचा हुआ था शॉर्ट टर्म में, लेकिन वो ट्रेड आपकी चलेगी 4 महीने में। इस तरह मैंने कॉइन लिया था TRB दिसंबर में, तो 5 महीने तक वो नहीं ऊपर गया। ठीक है। लेकिन छठे महीने वो इतना ऊपर चला गया। ठीक है। तो अगर मेरे पास इतना वो होती, बर्दाश्त होती उस वक्त, और मैं इसको छठे महीने तक भी रखता, ठीक है, तो मुझे 2-3 हज़ार डॉलर प्रॉफिट होता उसमें। तो नहीं, मैंने रखा, उसको सेल कर दिया। लेकिन 5 महीने मैंने इंतजार किया। ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये डे ट्रेडिंग एक दिन में ही क्लोज करनी है, रात को 12 बजे से सोने से पहले पहले क्लोज करके ही सोना है आपने, ऐसा नहीं होता। अगले दिन भी लेके जा सकते हैं आप। ना सेल करें, अगर आपको समझ आ रही है कि मुझे लॉस हो रहा है, वेट कर लें, अगले दिन हो सकता है प्रॉफिट में आप सेल कर दें। ठीक है। तो ये कोई फिक्स चीजें नहीं होती हैं इसमें कि इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है। फिर होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होती है मिनट्स के हिसाब से। ठीक है। 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। ठीक है। कॉइन परचेज किया, 15 मिनट बाद सेल। कॉइन परचेज किया, 1 घंटे बाद सेल। कॉइन परचेज किया, 2 घंटे बाद सेल। इंतहाई इंतहाई रिस्की होता है। ठीक है। प्रॉफिट भी हो जाता है आपको, लेकिन प्रॉफिट आपको बड़ी अमाउंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट होता है। जिनके पास बड़ी अमाउंट होती है और जो बड़े एक्सपीरियंस मंजे हुए ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो ये स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है। वरना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप स्कैल्पिंग करें। लोगों के पास पैसे आते हैं, $1000 होते, $1000 हैं, और वो आते ही स्कैल्पिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। उन्हें थोड़ा सा कभी प्रॉफिट हो जाता है, कॉइन ऊपर गया, वो उन्हें कहा जी हम तो ट्रेडर बन गए हैं, बड़ा प्रॉफिट हो गया हमें। वो फिर एकदम ऐसे नीचे जाता है कॉइन कि फिर वो आप 3 महीने बैठे रहते हैं, उसको समझ ही नहीं आती मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे उन $1000 के साथ क्या हुआ है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं स्कैल्पिंग, उन्हीं को ही करनी चाहिए, और ज्यादा अमाउंट के साथ। ठीक है, करनी चाहिए। थोड़े से अमाउंट के साथ आपको नुकसान होगा, आप सब लॉस करेंगे, बाहर आ जाएंगे, जीरो हो जाएगा अकाउंट आपका। ठीक है। फिर होती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सपोर्ट एक होती है, ये एक लाइन है, ये पूरी सपोर्ट की हो गई। फिर एक ऊपर लाइन है, ये रेजिस्टेंस की हो गई। अब आपको पता है कॉइन यहाँ से आया नीचे सपोर्ट पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, यहाँ पे बाय कर लिया आपने। ऊपर गया, ये आपकी जो है रेजिस्टेंस है, सेल कर दिया। फिर नीचे आया, बाय कर लिया। फिर ऊपर गया, सेल कर दिया। फिर नीचे आया, बाय किया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, सेल कर दिया। तो ये इस तरह चलती रहती है। ठीक है। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आप करते हैं, और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, यहाँ पे जहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई। वैसे तो थियोरेटिकल था, सब चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले वो, अगर यहाँ तक अभी तक समझ नहीं आई तो। चले, नहीं है क्वेश्चन। वकास पूछ रहे हैं जी, शॉर्ट टाइम किचन इनकम के लिए आप क्या करते हैं?
शॉर्ट टाइम किचन किचन इनकम के लिए आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, या आपको क्या करना चाहिए? सर किचन ये एक इनकम सवाल अगर के हम। लिए मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो बेटर है। जो आप 1 डे से लेकर 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज तक आप करते हैं, ठीक है। तो इतने में कॉइन ऊपर चला ही जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो वो बेहतर है, ठीक है। उसी को ही आप किचन इनकम के लिए रखें। लेकिन उस पैसे से, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई अपने घर के जिससे आपके एक्सपेंस चल रहे हैं उस पैसे को लगा दिया, तो फंस जाएंगे आप, ठीक है। फिर उसको लॉस में बेच देंगे, क्योंकि आपको महीने में बिजली का बिल भरना है, या बच्चों की फीस देनी है, कुछ और चीज़ करनी है, तो फिर आप उसको लॉस में बेचेंगे। इसलिए बेहतर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जाए। पोर्टफोलियो भी होता है जी, पोर्टफोलियो यानी कॉइन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही कॉइन में तो आप पैसे नहीं लगा सकते ना, ठीक है, बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो कॉइन कैटेगरी के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो ये आसानी से हो जाता है, यानी कि आपके पास लेट से $1,500, $2,000 या $1,000 है, तो आप जो है वो, देखिए, कोल्ड वॉलेट, कामरान साहब कह रहे हैं कि आप कोल्ड वॉलेट की बात करते हैं, कोल्ड वॉलेट गुम हो जाए तो क्या करना होगा। देखिए, उसकी कीज होती हैं, ठीक है। वो कीज आप कोल्ड वॉलेट में भी रखते हैं और कई जगहों पे लिख के रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो फिर मसला नहीं होता, तो इतना इशू नहीं होता। बैंक में रखवा दें कोल्ड वॉलेट को, इस तरह जेवर रखवाते हैं। घर में ना रखें। ठीक है। तो आप वो बैंक में चीज़ें भी तो रखवाते हैं ना जेवर के साथ अपनी, तो जिसमें बैंक में जेवर रखवाते हैं तो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो आप जो है बैंक में रखवाते हैं, अगर इतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपके पास तो। वैसे इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है। पोर्टफोलियो में लेट से अगर आप $1,000 हैं, या $1,500 हैं, $2,000 हैं, तो उसको तो आप डाइवर्सिफाई आसानी से कर सकते हैं डिफरेंट कॉइन्स में। एक कॉइन में $300 लगा दिए, दूसरे कॉइन में अच्छा मजबूत कॉइन है $500 लगा दिए, फिर एक तीसरा कॉइन है वो कोई ख़ास नहीं है, पंप और डंप वाला कॉइन है, उसमें $150 लगा दिए। ये डिवर्सिफाई हो गए आपके कॉइन्स, ठीक है। डाइवर्सिफाई हो गए 3-4 कॉइन्स के अंदर, ये अमाउंट आपकी $1,000 या $1,500 या 2,000, 3,000, $4,000। ज़्यादा अमाउंट जितनी होगी उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जितनी छोटी अमाउंट होगी उतना डिफिकल्ट है। आपके पास वो $200 है, अब $200 को आप क्या डाइवर्सिफाई करेंगे? किस किस में कोई 30-30 डॉलर लगाएंगे आप? एक कॉइन में 30, एक में 50, एक उसमें, तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा आपको? $1, $2 बस। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि पोर्टफोलियो जब अपना मैनेज कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट के साथ जो है अपना वो लगाएं, पोर्टफोलियो मैनेज करें। शोएब पूछ रहे हैं सर कोल्ड वॉलेट कैसे मिलेगा? अमेजोन से मंगवा लें कोल्ड वॉलेट, वरना जो है सर्च करें इंटरनेट पे, गूगल पे, हाउ टू बाय कोल्ड वॉलेट इन पाकिस्तान। उस पे फिर देखें जो लेजिटिमेट अच्छी वेबसाइट है, उनसे कॉल पे बात करें, उनकी वेबसाइट देखें, उनके रिव्यूज़ देखें और उनको देखें कि उनको उनको फिजिकली जाके देखें कि ये कहाँ पर है। तो फिर उनसे कॉल वॉलेट मंगवा लें आप, ठीक है। कॉल वॉलेट जब भी मंगवाएं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूएसबी की तरह है, जिसे हम यूएसबी में करते हैं ना, कि उसको पहले वॉश आउट करना होता है। इसी तरह कॉल वॉलेट कोई भी परचेज करे, ये बात हमेशा याद रखें, पहले उसको जो है आपने डिलीट करना है। यानी उसमें होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वैसे भी आपने उसको डिलीट, अंदर से सब कुछ वॉश आउट करना है। जैसे ही आप उसको पहले कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल वॉश आउट करना है, खाली करना है अपने उसको। कि अक्सर उसमें लोग क्या करते हैं, हैकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो उसमें कुछ कोल्ड वॉलेट में चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है।
कोई स्पैम, कोई हैकिंग की। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ और अपना सारा अमाउंट उसमें शिफ्ट करते हैं कोल्ड वॉलेट में, वो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ वायरस होता है या वो होता है, वो आपकी सारी अमाउंट चली जाती है। ठीक है। इसलिए कोल्ड वॉलेट जब भी परचेज करें आप, तो उसको पहले वॉश आउट करें, कनेक्ट करें, उसके अंदर कोई अमाउंट नहीं डालनी, उसको पहले आप डिलीट करें। ठीक है। उसको पहले रिफ्रेश करें, डिलीट करें, रिफ्रेश करें, फिर उसमें थोड़ी सी अमाउंट डालें, $10, $20, $25। ठीक है। फिर उसको 2-3 दफ़ा तजर्बा करें, कनेक्ट करें कंप्यूटर के साथ, और उसको एक्सचेंज पे लेके जाएं, उस अमाउंट को एक्सचेंज से वापस अपने कॉल वॉलेट में लेके आएं। फिर कॉल वॉलेट को डिस्कनेक्ट करें कंप्यूटर के साथ, अपने पास रखें, फिर 1-2 दिन बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर यही करें। फिर आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें कोई मसला नहीं है, फिर आप उसमें अपनी हैवी अमाउंट लेकर जाएं। ठीक है। तो ये टैक्टिक्स होते हैं। आपको जो है ना, जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो है कॉइन की जो है वो अ, तजर्बा होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कॉइन के होने चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉइन की सप्लाई कितनी है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। ठीक है, ये कॉइन किस, इसके कॉइन के पीछे प्रोजेक्ट क्या है, इसका कॉइन का दूसरे कॉइन के साथ कोरिलेशन क्या है, इसका मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, इसकी न्यूज़ कैसी है, इसका ट्विटर हैंडल यानी एक्स कैसा है, इसकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, एक्टिव है या नहीं है। तो ये आपको उसका जो है लाजमी आपने कॉइन की जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस करने चाहिए। उसकी ये जब तक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा नहीं है। ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता चल जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में। आप जाएंगे किसी भी कॉइन को खोलेंगे, उनका वाइट पेपर पढ़ेंगे, सर्कुलेटिंग सप्लाई पढ़ेंगे, करंट सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो आपको कॉइन का पता चल जाता है कि ये कॉइन कितना जो है किस कैटेगरी का है, यानी कि और कितना स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ होती है कि मुख्तलिफ कॉइन्स जो हैं उसका आपस में क्या ताल्लुक है। देखें, अब लेट्स से मेटावर्स का कॉइन है और एक गेमिंग कॉइन है। ठीक है, या मेटावर्स का कॉइन है, लेयर 1 या लेयर 2 का कॉइन है। ठीक है, तो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेट्स से मेटावर्स के कॉइन में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ पैसे आपने लेयर 1, लेयर 2 या जीरो नॉलेज कॉइन कैटेगरी में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैटेगरी है उसके जो कॉइन्स हैं। ठीक है, सर ओशन प्रोटोकॉल हो गया, एजेक्स हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स हैं। तो इनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इनका मेटावर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो अगर ये कॉइन आपने कुछ अमाउंट जो है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ आपने मेटावर्स के उसमें कर दी, कुछ गेमिंग के उसमें कर दी। ठीक है, तो तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेयर 1 में कर दी, लेयर 2 में कर दी। ठीक है। तो इस तरह आप डाइवर्सिफाई डिफरेंट कैटेगरीज में कर देते हैं कॉइन्स को, अपने अमाउंट को। कुछ पैसे आपने इसमें बिटकॉइन में डाल दिए, कुछ आपने गेमिंग कॉइन में डाल दिए, कुछ आपने मेटावर्स की उसमें डाल दिए, कुछ आपने लेयर 1 की कैटेगरी में डाल दिए, कुछ पैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिए। इन चारों कैटेगरीज में से किसी में प्रॉफिट तो होगा आपको, कभी उसमें हो जाएगा, कभी इसमें हो जाएगा, कैटेगरी में हो जाएगा। तो ये डाइवर्सिफाई करना होता है अपने कैटेगरी को, एक ही कैटेगरी में सारी अमाउंट नहीं डालनी होती। मिसाल के तौर पे आपने गेमिंग की कैटेगरी में सारी अमाउंट डाल दी अपनी, तो गलती है आपकी बहुत बड़ी। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जी एक ही कैटेगरी के कॉइन्स का आपस में ताल्लुक। ठीक है, ये भी आपको देखना होता है। ठीक है, अब लेयर 1 है, लेयर 2 का आपस में ताल्लुक है, गेमिंग कॉइन और मेटावर्स का आपस में ताल्लुक है। मेटावर्स एक पूरी वर्चुअल दुनिया है, वर्ल्ड है। ठीक है, इसी तरह गेमिंग भी एक वर्चुअल दुनिया है। तो आपको पता होता है कि अगर गेमिंग कॉइन्स जो है वो पंप करेंगे तो और गेमिंग कॉइन्स जो आपस में, गेमिंग कॉइन्स जो है उनका ताल्लुक कौन कैसा है। तो अगर आपको पता है कि ए एक्सिस से गेम है, एक्स इन्फिनिटी, तो अगर वो पंप कर रही है तो हो सकता है आयल भी जो गेमिंग कॉइन है वो भी पंप करे। ठीक है। तो ये जो है रोब्लॉक्स जो है वो गेम पंप करे।
ठीक है। तो ये जो है आपको आपस में इन कॉइन्स का जो है ताल्लुक भी देखना होता है। अब मेटावर्स, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो गेमिंग के भी हैं और मेटावर्स में भी वो शामिल हैं। ठीक है। तो वो जो है जब वो पंप करेंगे तो मेटावर्स के कॉइन्स भी पंप करेंगे, साथ गेमिंग के भी पंप कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने सारे पैसे ही गेमिंग के कॉइन में डाल दिए तो 15-20 दिन बाद, अभी बल्कि 4 महीने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स ने बहुत पंप किया था। ठीक है। एक लहर आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स ने पंप किया, फिर जीरो नॉलेज कॉइन्स ने पंप किया, फिर जो है इस तरह दूसरे जो है कॉइन्स ने पंप किया। तो आपको कभी कुछ पता नहीं होता कि कौन सी कैटेगरी कब पंप कर जाए। ठीक है। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करनी होती है अपनी अमाउंट, डिफरेंट कैटेगरीज में अपने जो है पोर्टफोलियो बनाना होता है। ठीक है। और हर कैटेगरी के लास्ट में ये रिस्क होता है, ये बात याद रखें। ठीक है। हर कैटेगरी का अपना अपना रिस्क होता है। गेमिंग कैटेगरी का अपना रिस्क है। मेटावर्स, अभी तक मेटावर्स इस तरह डेवलप नहीं हो सका जिस तरह इसका बूम आया था। अभी तक मेटावर्स नहीं हो सका। मेटा, फेसबुक ने अपना नाम भी मेटा रख दिया है, लेकिन एक उम्मीद तो है ना कि मेटावर्स, जिस दिन फेसबुक ने अनाउंस कर दिया अपना मेटावर्स, तो आप सोचें मेटावर्स की जो है वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है। उसका कितने बुलिश होंगे उसके कॉइन्स। फेसबुक इज बिग थिंग, बिग फिश। फेसबुक ने अपना मेटा नाम ऐसे ही नहीं रख दिया। ठीक है। तो ये कभी ना कभी, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, कुछ पता नहीं, कभी भी ये वर्चुअल वर्ल्ड आ जाएगा, मेटावर्स काम करना शुरू कर देगा। तो उस वक्त जो है मेटावर्स के कॉइन कहाँ जाएंगे। और किसी भी गेम जो है वो डेड हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो आपको हर कैटेगरी का जो उसका रिस्क है उसको भी जहन में रखना है कि किस कैटेगरी में कितना रिस्क है। एनएफटी है इस वक्त, एनएफटी बहुत रिस्की मार्केट है, बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट है। लोगन पॉल का आपको पता होगा, लोगन पॉल जो बॉक्सर भी, जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। ठीक है। लोगन पॉल ने जो अपनी एनएफटी परचेज की थी, $6 लाख में परचेज की थी। आज से 1 साल पहले $6 लाख में एनएफटी। ठीक है। एनएफटी का बूम था 1 साल पहले। अब उसकी वो एनएफटी सिर्फ $10 की है। उसकी वैल्यू सिर्फ $10 रह गई है। $6 लाख से $10 रह गई है। तो ये रिस्की है, एनएफटी की मार्केट बहुत रिस्की है इस वक्त तक। ठीक है। तो ये आपने कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, किस कैटेगरी में मैं करूं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से मैनेज करना होता है। तो ये थ्योरेटिकल चीज थी जो आपको समझाना जरूरी थी। इसकी बेस पे ये फाउंडेशन है आपकी। ये पूरा जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये आपकी बेस है। इसकी बेस पर ही आप ट्रेडिंग करेंगे सारी जिंदगी। ठीक है। आपको देखना है मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करनी है तो कौन से कॉइन्स में करनी है, कौन से कैटेगरीज के कॉइन्स में करनी है, और साथ साथ मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है। ठीक है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता दें सर। अभी नेक्स्ट क्लास की बड़ी फिक्र होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एप्स देखेंगे, ट्रेडिंग चार्ट्स की एप्स, ड्रागडू और ये ट्रेडिंग व्यू और ड्रागडू। ठीक है। ये देखेंगे इंशाल्लाह। चार्ट्स देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे। ठीक है।
नुमान मुजफ्फर पूछ रहे हैं, सर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स किस तरह चूज करते हैं? क्या रैंडम कोई भी उठाकर फंडामेंटल एनालिसिस करके बाय करें, या आप फिर ऐसे ही कॉइन्स की लिस्ट कहीं से मिल जाती है जिनमें इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो तीन चार कॉइन्स तो आपके सामने सामने है ना, उसमें तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, पोल्का डॉट हो गया। ये तो हर किसी के जबान पर है ना कॉइन्स के लॉन्ग टर्म के लिए, और ये कोई भी ना पता हो आपको। बिटकॉइन तो ऐसा कॉइन है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। बिटकॉइन सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ग्रुप में पूछ लें जी, वॉइस में ऑन नहीं करता, वॉइस बेहतर नहीं है, टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर है, वॉइस में बड़े मसाइल हैं जी। कामरान साहब को, सर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोर्स थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह डिटेल से सब समझाएं, मेहरबानी होगी। मैं डिटेल्स ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो कोशिश यही है मैं डिटेल से हर चीज़ पढ़ाऊँ। तो मैं तो कोशिश तो यही करता हूँ। आगे ये बस ये आज का थियोरेटिकल था, आगे सब प्रैक्टिकल है, कोई थियोरेटिकल नहीं होगा। लेकिन ये थियोरेटिकल जो आज की चीज़ है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी सेट करने के लिए, माइंड सेट बनाने के लिए ट्रेडिंग में, इसको छोटा सा ना समझें। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा ना समझिएगा। अच्छा, यासिर पूछ रहे हैं, सर BNB पम्प करेगा क्या? मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी $50 की। मैं अभी वो आमिल बाबा हैं यहाँ पर, ढूंढता हूँ उनको ना, उनसे पूछ के बताऊंगा। और ऐसे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो बता सकते हैं कि BNB पम्प करेगा। आमिर बाबा कोई अच्छे वाले ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, BNB जो है वो बाइनेंस का कॉइन है, तो कोई छोटा कॉइन नहीं है, वो बहुत बड़ा कॉइन है। उसको मामूली कॉइन मत समझिए, डेफिनेटली पम्प करेगा। और क्वेश्चन किसी का? यह कामरान वाला पूछ रहे हैं, सर आप ट्रेड पर कितना रिस्क लेते हैं? देखिए, हर किसी के ऊपर अपना डिपेंड करता है। मैं तो डिफरेंट कॉइन्स पे डिफरेंट रिस्क लेता हूँ, मेरे अंदर तो ज़्यादा सब्र नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है वो अच्छा, सब्र भी नहीं है और ग्रीड भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ा समझ चुका हूँ, तो इसलिए जो बंदा ग्रीडी होता है ना वो मार खाता है। तो अगर आपके अंदर ग्रीड ना हो ना, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाएं। और कोई क्वेश्चन?
ट्रेड लॉस में चला जाए तो कितना लॉस करते हैं पर ट्रेड? देखिए वो हम आगे पढ़ेंगे स्टॉप लॉस पे ना। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना होता है वो हर किसी की अपनी उस पर होता है, अमाउंट पर कितना बर्दाश्त कर सकता है। लेट से मैं 10% बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस। $100 लगाया है और मैं $10 लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं 90 पे जाके स्टॉप लॉस लगा दूंगा। किसी ने $100 लगाया और सिर्फ 2%, $2 लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो $98 पे जाके स्टॉप लॉस लगा देगा। ये हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसको पता है मैं कितने पैसे लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। डे ट्रेडिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता, उस वक्त करूंगा जब आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ जाए और आपके पास 6-7 महीने का 8 महीने का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आ जाए, फिर आप डे ट्रेडिंग की तरफ आएँ और अमाउंट भी ज़्यादा हो। ठीक है। वैसे जो है 4 आवर का चार्ट जो है, 4 आवर का चार्ट बेहतर होता है। 4 आवर्स का चार्ट। और दो वो 4 आवर्स का चार्ट डे ट्रेडिंग, फिर वो एक डे की ट्रेडिंग नहीं होती, फिर वो 3-4 दिन भी चल जाती है आपकी ट्रेडिंग। आप 3-4 दिन वेट कर लेते हैं और उसमें स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, अगर नीचे आ गई तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर सेफ्टी ऑर्डर्स भी लगाते हैं कि अगर नीचे आए तो उसमें आपकी और बाइंग हो जाए, फिर नीचे आए और बाइंग हो जाए। इसको सेफ्टी ऑर्डर कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इसको डीसीए कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है। तो जब आपकी 2 दफा नीचे कॉइन क्रैश कर रहा है तो 2 दफा आपने बाइंग की, यानी $100 आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपने इन्वेस्ट अभी $100 नहीं किए, आपने एक कॉइन में सिर्फ अभी $25 इन्वेस्टमेंट किए है। ठीक है। वो कॉइन हो गया डाउन, नीचे आया, आपने $25 से और परचेज कर लिया, वो और डाउन आ गया, आपने फिर $50 से परचेज कर लिया। अब आपकी 3 बाइंग हो गई। अब वो इतना डाउन आया कि अब तो ऊपर उठेगा ना। ठीक है। अब 2 दफा नीचे उसको बाई भी कर चुके हैं दोबारा, एक दफा $25 पे, एक दफा $50 पे। अब जब वो नीचे से ऊपर उठेगा ना, तो आपको फिर 2x प्रॉफिट होगा, ज्यादा आपकी एवरेज बढ़ जाएगी प्रॉफिट की, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। 1.5 घंटा होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।